आज हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा के उपाय क्या क्या हैं। मतलब शिक्षा का मतलब क्या है, जैसे जो आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है, इसके बारे में हम कैसे कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप हेल्दी रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो हेल्थ एजुकेशन मेथड्स आर वे टू इन्फॉर्म एंड एम्पावर्स इंडिविजुअल और कम्युनिटी अबाउट हेल्थ टॉपिक्स। तो हेल्थ एजुकेशन क्या है? एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं लोगों को या कम्युनिटी को हम बताते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके बारे में नीचे दिया गया है। तो हम कैसे कैसे लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे बता सकते हैं हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो वे है वो लेक्चर्स और टॉक्स। मतलब हम बात करके और लेक्चर्स के द्वारा लोगों को बता सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशंस टू ग्रुप, एक ग्रुप को हमने इकट्ठा कर लिया, कम्युनिटी में हम गए और हमने लेक्चर किया। जैसे हमारे क्लासरूम में लेक्चर होता है उसी टाइप से हमने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा किया और हेल्थ एजुकेशन पर हम बोले कि ये हेल्थ एजुकेशन है, इसके बारे में आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है कि किसी डिजीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, कि टीबी से बचने के लिए आपको क्या करना है, मास्क लगाना है, घर में रहना है। ये सारी चीज़ें लोगों को हमने समझाई। तो ये होता है एक बेस जिसे हम बोलते हैं लेक्चर्स या टॉक्स। सेकेंड वे हमारा होता है क्या, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, हैंड ऑन और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या होता है, मतलब इंटरेक्टिव, जैसे एक ग्रुप को हमने क्या किया, बैठा लिया और सामने हम बैठ गए, या कोई भी ऐसा जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो बैठ गया। तो उसने क्या किया, लोगों को बताया और लोगों ने क्या किया, क्रॉस क्वेश्चन किए। लोगों ने उससे पूछा और उसने लोगों को बताया। बार बार अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, लेक्चर में क्या होता है, जैसे हम सबने लेक्चर देखा है, प्रोफेसर आता है, टीचर आता है, पढ़ा के चला जाता है ना, उसे मतलब है ना हमें मतलब है कुछ पढ़ने से। यही होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, कोई नया नहीं। ठीक है। एक होता है क्या, वर्कशॉप और ट्रेनिंग। ये हमारा होता है कहाँ पता है, हमारे जो कोर्स है उसमें ये जो होता है, जो लेक्चर थिएटर्स होते हैं वहाँ पर ये होता है। टीचर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है। तो मतलब किसी ने बताया हेल्थ एजुकेशन, लोगों ने सुना तो सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ठीक है। एक होता है वर्कशॉप और ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में क्या होता है, ये हमारी होती है जैसे हॉस्पिटल्स में जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं। शायद आप में से कोई जानता हो क्लिनिकल पोस्टिंग मतलब जो स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, पोस्टिंग के टाइम जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, टीचर बताता है और पूछता भी है। टीचर बताता है, पूछता भी है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है एक तरीके से। तो ये वही होता है, इंटरेक्शन हो रहा है एक तरीके से कि मतलब जो हेल्थ एजुकेटर है वो पब्लिक को बता रहा है और पब्लिक उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रही है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये सब। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वे, हमारा क्या है, प्रिंटिंग मटेरियल्स या प्रिंटेड मटेरियल्स। तो प्रिंटेड मटेरियल्स जैसे का हमारा पेपर आता है, हमारा अखबार आता है, इन सब के या पोस्टर्स के जरिए हम लोगों को क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, वाउचर्स फॉर इजी रेफरेंस। मतलब इनके थ्रू मतलब क्या होती है, जानकारी के लिए पैम्पलेट्स होते हैं, पेस्टर होते हैं और क्या वाउचर्स होते हैं, ब्राउचर्स होते हैं। इनके थ्रू मतलब क्या करते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ये जगह जगह पर हमने लगा दिए, चिपका दिए, लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। मीडिया कैंपेन। तो मीडिया कैंपेन क्या है, मास कम्युनिकेशन वाया टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया। तो हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को टीवी के जरिए, रेडियो में बताकर और सोशल मीडिया के जरिए। आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी जो टीवी के जरिए आती हैं और खासकर उनमें से क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस की बहुत कॉमन होती, कॉन्ट्रासेप्शन की बहुत कॉमन होती। ये सारी कॉन्ट्रासेप्शन है और ट्यूबरक्लोसिस है, इनकी बहुत कॉमनली आती थी। और अभी सोशल मीडिया, रेडियो और टीवी, कोविड-19 की कितनी न्यूज़ेस आई थी। यहाँ तक कि जो फ़ोन की रिंगटोन थी वहाँ पर भी क्या आता था, एक ऐड आने लगी थी। तो ये मतलब हेल्थ एजुकेशन, वो भी एक तरीका था हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने का। ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन टू शेयर द पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बैठ जाता है और वो एक दूसरे से बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताते हैं। कि एक ग्रुप है,
एक ग्रुप, उसने हमें कुछ समझाया, हमने उसे कुछ समझाया, इस टाइप से। डिमॉन्स्ट्रेशंस, इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल और विजुअल टीचिंग, एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग। इसमें क्या होता है, एक तरीके से पब्लिक को क्या किया जाता है, या लोगों को या ग्रुप को या कम्युनिटीज को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। मतलब जैसे हैंड वॉशिंग कैसे होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं उसकी, ठीक है, ये करके बताया जाता है, ठीक है, ये करके दिखाया जाता है। विजुअल मतलब इस टाइप से करना है, ये दिखाया जाता है, तो इसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। काउंसलिंग, तो काउंसलिंग में क्या होता है, पर्सनलाइज्ड हेल्थ एडवाइस इन वन ऑन वन और स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स। तो काउंसलिंग का मतलब ही ये होता है कि एक इंडिविजुअल को या दो या तीन, मतलब एक छोटे ग्रुप में या किसी एक इंडिविजुअल को हमने क्या किया, सलाह दी, हेल्थ एजुकेशन के बारे में उसे समझाया। पीयर एजुकेशन, तो ट्रेनिंग इंडिविजुअल टू एजुकेट देयर पीयर्स, ठीक है। तो जो मतलब ट्रेंड हैं, जो अच्छे से जानते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो वो अपने करीबियों को, अपने सहकर्मियों को या अपने करीबियों को क्या बताएं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। इस टाइप से भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ फेयर्स, जो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य मेले को लगाकर भी हम ये कर सकते हैं। तो पब्लिक इवेंट्स विद इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग और रिसोर्सेज, मतलब मेले लगाए गए जिसमें हमने क्या किया, मतलब स्क्रीनिंग लगाई गई, इंफॉर्मेशन दी गई, मतलब बड़ी बड़ी टीवियाँ लगाई गई या प्रोजेक्टर्स लगाए गए जिन पर क्या लोग देख रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में सीख रहे हैं। क्या इंटरेक्टिव टीच एप्स एंड वेबसाइट फॉर पर्सनलाइज लर्निंग, कोई पर्सनलाइज लर्निंग, कोई एक अकेला इंडिविजुअल अगर हेल्थ एजुकेशन सीखना चाहता है तो उसके लिए एप्स बना दिए गए, उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट क्रिएट कर दी गई कि इंडिविजुअल अपने मतलब फ़ोन पर या लैपटॉप पर हेल्थ एजुकेशन के बारे में सीख सकता है इन एप्स और वेबसाइट के थ्रू। कम्युनिटी एक्टिविटीज़, लोकल इनिशिएटिव लाइक हेल्थ बॉक्स और फिटनेस चैलेंज, तो ये कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं। एक कम्युनिटी रोज़ सुबह टहलने जाती है या अच्छे से क्या करती, काम करती है और अपनी फिटनेस को मेंटेन करती है, तो वो भी एक हेल्थ एजुकेशन का पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों के आपको नाम पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग में मतलब कैसा होता है, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, प्रिंटिंग मटेरियल्स में क्या क्या आता है, तो जैसे पोस्टर्स आते हैं, वाउचर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें, ब्राउचर्स, ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा मीजर्स एंड हेल्थ प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब अच्छी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो पहला हमारा क्या है, प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। तो आपको कुछ भी ना पता हो तो नाम तो पता होना चाहिए। तो इसका एम क्या था, इसका एम था एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। NHM includes initiatives like rural health mission and urban health mission to improve healthcare access particularly for vulnerable group। तो इसमें क्या है, ये नेशनल हेल्थ मिशन था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम था कि हम गांव में और शहर में अच्छी हेल्थ केयर, कम दाम में अच्छी हेल्थ केयर, मतलब जो हेल्थ केयर सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर पाएं, कम्युनिटी को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाएं कम कॉस्ट में, रूरल और अर्बन में, ठीक है, बस। और वल्नरेबल ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जो बीमार हैं उनके लिए। तो ये आप हिंदी में पढ़ सकते हो, जैसे ग्रामीण और शहरी आबादी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्षित है, तो ये इसका काम था। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY इसे कहते हैं, ठीक है, PMJAY इसे कहते हैं। अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू लो इनकम फैमिलीज कवरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। तो इसका मतलब उद्देश्य क्या था आयुष्मान भारत का, इसमें क्या है, एक इंश्योरेंस प्रोग्राम था, बहुत लो कॉस्ट में इंश्योरेंस हो रहा था, और अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या है, एक अच्छी फाइनेंशियल मतलब एक तरीके से इलाज मिल सके पब्लिक को आयुष्मान भारत के थ्रू, मतलब कम इलाज, मतलब कम दाम में इलाज मिल सके, एक तरीके से सिंपल बात की छूट ठीक, छूट मिल सके इलाज पर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर, क्या
हेल्थ इंश्योरेंस, तो भाई ये हेल्थ इंश्योरेंस मतलब एक तरीके से छूट मिल सके लोगों को। प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लो इनकम फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम कम है उनके लिए। कवरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं उनको कवर करता है, मतलब कम करता है। तो आयुष्मान भारत के थ्रू मतलब कम पैसों में आप अच्छा इलाज करवा सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान जो कार्ड होता है उसके थ्रू इलाज हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान ये फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग सैनिटेशन, हाइजीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट। दिस प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ बाय रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीज रिलेटेड पुअर सैनिटेशन। तो स्वच्छ भारत अभियान, इसका नाम सुनकर भी समझ आता है कि स्वच्छ भारत अभियान में हम जो भारत है उसको स्वच्छ करेंगे। तो स्वच्छ कैसे कर सकते हैं हम? सैनिटेशन, प्रॉपर जो हमारा एक्सक्रीटरा है उसे प्रॉपर डिस्पोजल करके हम स्वच्छ कर सकते हैं। हम प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके, स्वच्छता को मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब स्वच्छ भारत को बना सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स का निर्माण करें और टॉयलेट्स को बनाएं जिससे क्या हो, लोग बाहर जाकर टॉयलेट ना करें। और इसका एम था जो मतलब एक तरीके से फूड एंड वाटर के थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो डिजीजेस फैलती हैं वो ना फैले, ये इसका उद्देश्य था। क्योंकि जब कंटामिनेशन ही नहीं होगा फूड और वाटर का तो ये डिजीज, बहुत सारी डिजीज हैं वो नहीं फैलेंगी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें समझ आता है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज को हमें कंट्रोल करना, ऐसी डिजीज जो वेक्टर से होती है। हमने बहुत सारी डिजीज की बात की, जैसे फाइलेरियासिस, क्या हो गई, फाइलेरियासिस हो गई, ठीक है, इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। मलेरिया हो गई हमारी, डेंगू हो गई, एस्केरियासिस हो गई, ये सारी क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत सारी हम ऊपर पढ़ चुके थे। एम कंट्रोलिंग वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया थ्रू सर्विलेंस, वेक्टर कंट्रोल अवेयरनेस कैंपेन। इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर को कंट्रोल करते हैं। हमारा वेक्टर क्या है, मच्छर हो सकता है, हमारा मक्खी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये एस्केरियासिस इसमें नहीं होगा, ठीक है, एस्केरियासिस इसमें वो फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये बहुत चला था, आप लोग इसके बारे में जानते हो, 2 बूंद जिंदगी की। इसमें क्या था, 2 बूंद, ये याद रखना, पल्स पोलियो प्रोग्राम में क्या था, 2 बूंद जिंदगी की। एम टू इरेडिकेट पोलियो, तो इसका एम था, इसका उद्देश्य था पोलियो को इरेडिकेट कर दो। और अब पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, हुआ नहीं है प्रॉपरली लेकिन हो चुका है, हम ये बोल सकते हैं। प्रोवाइडिंग ओरल पोलियो वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो ये 5 साल से कम के बच्चों को पोलियो पिलाई जाती थी और ओरल पिलाई जाती, और 2 बूंद जिंदगी इसका क्या था, एक स्लोगन था। स्लोगन इसका क्या था, 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब जो तंबाकू होती है उसको कंट्रोल करे। फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको यूज एंड वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग टोबैको कंजप्शन इन इंडिया। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं उनको कम किया जाए सोसाइटी में, जिससे जो कार्सिनोमा होने के चांसेस है, कैंसर होने के चांसेस है, वो कम हो जाए। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, तो प्रधानमंत्री क्या है, मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैटरनिटी मतलब जो मदर होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके लिए कुछ प्रोग्राम, जैसे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, मतलब कुछ पैसे मिलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग वुमेन्स को, जो बच्चे मतलब माँ का दूध पी रहे हैं, मतलब लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं अप्रॉक्स 6 मंथ, मतलब डिलीवरी होने के 6 मंथ तक। ठीक है, लैक्टेशन होता है, प्रॉपरली लैक्टेशन पीरियड होता है, वो तब तक मिलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पैसे कब तक मिलते हैं। तो उसमें क्या मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं लोगों को। ठीक है, कुछ पैसे मिलते हैं, और उन पैसों का देने का एम ये था कि जो मदर है वो अच्छे से खाए पिए, और जो बच्चा है वो भी अच्छे से, मतलब अगर मदर स्वस्थ होगी, मदर अच्छे से खाएगी पिएगी और स्वस्थ होगी, तो बच्चा जो उसका ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, दूध पी रहा है, वो भी स्वस्थ होगा, तो दोनों स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है
जननी सुरक्षा योजना, तो एम्ड एट रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो जननी सुरक्षा योजना में क्या, इसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, जो मतलब अभी तो मुझे पता नहीं, फिलहाल जो डिलीवरी होती है जब, तो 2,000 रुपये मिलते हैं। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अगर डिलीवरी हो रही है किसी वुमेन की, तो उसे 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे क्या, इन 2,000 रुपये का जो मदर अच्छे से खा पाए, और उसके साथ जब खा पाएगी तो मतलब क्या होगा, जो न्यूनेटल है मतलब जो बच्चा है वो भी अच्छे से खा पाएगा, और दोनों की जो मॉर्टिलिटी या मरने की दर है वो कम हो जाएगी। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी है वो किसी इंस्टीट्यूट या सरकारी हॉस्पिटल्स में हो। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, रिड्यूसिंग स्टिग्मा एंड इंटरेक्टिंग मेंटल हेल्थ इन जनरल हेल्थ केयर। तो इसमें क्या है, वही जो दिमागी स्वास्थ्य होता है उससे रिलेटेड कुछ पागल लोग हो जाते हैं, या वो जो पागल लोग होते हैं उनका इलाज, या लोग जिन्हें दौड़े वगैरह पड़ते हैं उनसे रिलेटेड, या कुछ एडिक्टिव लोग होते हैं जिन्हें एडिक्शन होता है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इसमें प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, जिससे क्या है, जो मतलब मेंटल डिजीज़ वाले लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पाए। तो ये आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज़ याद रखना आप, तो ये जितने भी प्रोग्राम है अगर आपको नाम ही पता है सिर्फ, और ऐसा भी नहीं है सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपको रट्टा लगाना है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको आपको याद रखना है, बाकी रीड करते रहना है। ठीक है, और बाकी जो प्रोग्राम है उसका नाम देखकर ही आपको समझ आएगा कि ये किसके लिए है। तो ये क्या, एड्स कंट्रोल है, तो एड्स को कंट्रोल करने के लिए, वर्क्स टू कंट्रोल प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ HIV एड्स थ्रू एजुकेशन प्रिवेंशन प्रोग्राम और प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड केयर। तो भाई ये एड्स को रोकने के लिए हम जो कर सकते हैं वो इस प्रोग्राम में आता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स एंड हेल्थ प्रोग्राम्स बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पढ़े, अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पढ़ते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा कार्यक्रम और उपाय। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब पूरा जो यूनिवर्स है हमारा, जो पूरा दुनिया है या पूरा वर्ल्ड है, उसमें मतलब जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो और वो अच्छी हो, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए। तो WHO क्या करता है, एडवोकेट्स फॉर UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विच इंश्योर ऑल द पीपल हैव एक्सेस द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज विद फाइनेंशियल हार्डशिप्स। इट प्रोमोट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इक्विलेट हेल्थ केयर एक्सेस वर्ल्ड वाइड। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, आपको याद रखना है अगर कर सको तो इसका नाम, मतलब जो क्या था, मतलब जो इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्या थे, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज थी, WHO ने इसे प्रमोट किया था, दिया था एक तरीके से, और इसके थ्रू क्या है, मतलब इक्वल पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन्हें इक्वल हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकें, ये इसका एम था। हिंदी में बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया। तो इसमें क्या था, ग्लोबल फंड्स, पूरी दुनिया को कुछ फंड दिया जाए किससे लड़ने के लिए, एड्स से, ट्यूबरक्लोसिस से, मलेरिया, इन बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी जो कम्युनिटी है या पूरा जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उनको क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, उनको कुछ फंड दिया जाए। तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब फंड्स दिया जाए, पैसे दिए जाए टू कंट्रीज, इंडिविजुअल कंट्रीज को, फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट HIV ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया इस समय डेवलपिंग कंट्रीज है। तो ऐसे देशों में जहां इन डिसीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उन्हें कुछ फंड दिया जाए जिससे इन डिसीज़ के ऊपर खर्चा कर सके। जैसे जो बाकियों का तो मुझे नहीं पता, जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है उसके हर महीने क्या होते हैं, 500 रुपये आते हैं, उसके अकाउंट में 500 रुपये आते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के, और वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उन 500 रुपये से वो अच्छा खा पाए, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, एड्स होता है, इन पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी वीक होती है, इसीलिए उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जिससे वो अच्छे से अपनी डाइट ले पाएँ, जिससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट है हमारा क्या, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।
तो जो हमारा यूनिसेफ है इसकी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, थोड़ा देख लीजिए, लिख लेना है, इसमें नोट्स में नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन क्या इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये आपको थोड़ा यूनिसेफ का आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा होता है। तो यूनिसेफ रन्स ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन टू प्रिवेंट डिजीज लाइक पोलियो, मिसेल्स एंड डिप्थीरिया, पर्टिकुलरली टारगेटिंग चिल्ड्रन इन लो इनकम कंट्रीज। जैसे कि लो इनकम कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह ही कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीका वगैरह ही कंट्रीज हैं, उनकी इनकम बहुत कम है। तो इनकम कम है तो वहाँ वैक्सीनेशन के लिए फंड दिया जाता है यूनिसेफ के थ्रू। जैसे पोलियो की वैक्सीन के लिए, मिसेल्स की वैक्सीन के लिए, डिप्थीरिया, तो इन सारी डिजीज़ की वैक्सीन के लिए अच्छा खासा फंड दिया जाता है इन कंट्रीज़ को। और कौन देता है? इसे देता है यूनिसेफ। ये आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ का क्या है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंगनिंग, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कंट्रीज टू स्ट्रेंगन देयर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकसिंग ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज एंड बिल्डिंग रेसिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स। तो इसमें क्या है, जो वर्ल्ड बैंक होती है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा फंड होता है, बहुत सारा फंड होता है जो यूज होता है मतलब हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ जो गरीब है और उन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या इस वर्ल्ड बैंक से क्या जाता है, पैसा जाता है या फंड जाता है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव्स, तो आप पार्टनरशिप बिटवीन WHO क्या है, रोटरी इंटरनेशनल, CDC एंड यूनिसेफ टू इरेडिकेट पोलियो ग्लोबली थ्रू आउट वैक्सीनेशन एंड सर्विलांस प्रोग्राम्स। तो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने 3-4 मतलब प्रोग्राम्स को मिलाकर, जैसे WHO ने हमारा WHO है, रोटेटरी इंटरनेशनल है, CDC है, ठीक है, और यूनिसेफ है। इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, इन सब लोगों ने मिलकर एक साथ आकर काम किया किस पर, कि पूरी दुनिया से हम जो पोलियो से इरेडिकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और आज ये पॉसिबल है। आज हम देख सकते हैं कि पोलियो के केसेस ना के बराबर आ रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो वर्क्स टू इंक्रीज क्या एक्सेस to immunization in low income countries, focusing on vaccination disease like pneumonia, diphtheria, human papilloma virus, HPV, human papilloma virus। तो इसका ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन कराया जाए, इम्यूनाइजेशन कराया जाए, जिससे बहुत सारी डिसीज जैसे कि निमोनिया है, डिप्थीरिया, HPV है, इनका जो स्प्रेड है वो कम हो जाए और ये डिसीज लोगों में ना हो। तो ये इसका एम था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक और प्रोग्राम चलाया, हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम। तो हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम जैसे कि इमरजेंसी कंडीशंस में या ऐसी डिजीजेस जिनमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे WHO प्रोवाइड्स सपोर्ट्स ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज लाइक एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स कुछ वर्ड्स होते हैं, एपिडेमिक्स होता है, एंडेमिक होता है, ठीक है, और पैंडेमिक। इनका मतलब आप समझ लो थोड़ा, ठीक है। एक होता है एपिडेमिक, ठीक है, एक होता है एंडेमिक, ठीक है, एक होता है पैंडेमिक। इन तीनों वर्ड्स का मतलब आपको पता हो। तो एपिडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर, सुनो, किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी के साथ किसी एक डिजीज का जो नंबर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कोई भी एक डिजीज है किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो, बहुत तेजी के साथ स्प्रेड हो, तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक। एंडेमिक का मतलब हो कोई डिजीज एक पर्टिकुलर जगह पर ही हो, पर्टिकुलर जगह पर ही हो, उसे बोलते हैं एंडेमिक। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रही। जैसे एक डिजीज का नाम बताते हैं आपको, हमने पढ़ी है, शायद पढ़ी हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे जो लोग अफ्रीका वगैरह जाते हैं उन्हें येलो फीवर का वैक्सीन लगता है, येलो
फीवर का वैक्सीन लगता है। तो येलो फीवर क्या है, अफ्रीका के लिए क्या है, एंडेमिक है, एंडेमिक है। हाँ, एक डिजीज और, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जेई, जापानीज एनसेफेलाइटिस। गोरखपुर के जो लोग होंगे या बिहार साइड के जो लोग होंगे या गोरखपुर बिहार के जो बॉर्डर पर रहते होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि जापानीज एनसेफेलाइटिस यहाँ पर मतलब कॉमनली देखने को मिलती है। गोरखपुर में गोरखपुर क्षेत्र में आसानी से देखने को मिलती, बाकी अदर जगह पर यूपी के अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होती। तो जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है वो एंडेमिक हो गई गोरखपुर के लिए या बिहार के लिए, ठीक है। पैंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी डिजीज वो जो पूरे वर्ल्ड में हो, पूरे वर्ल्ड में फैली हो, एक साथ पूरे वर्ल्ड में फैली हो। कोई एक डिजीज का नाम आप बता सकते हो, याद करो। कोविड, भूल गए इतनी जल्दी? कोविड पैंडेमिक थी, पूरे वर्ल्ड में एक साथ फैली थी, ठीक है। तो एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक, ये आप इनका मतलब अलग लिखकर रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके में, ठीक है। तो ये क्या एपिडेमिक्स, जैसे कि इबोला, कोविड-19। तो कोविड-19 का केस सबसे पहले बहुत तेजी के साथ, कोविड पैंडेमिक भी है लेकिन बहुत तेजी के साथ कोविड के केसेस कहाँ फैले थे, चाइना में। तो चाइना के लिए ये क्या थी, एक तरीके से चाइना के वुहान, जो वुहान शहर था उसके लिए क्या थी ये, उसके लिए पहले क्या थी, स्टार्टिंग में ये क्या थी, ये एपिडेमिक थी। और उसके बाद ये क्या हो गई, पैंडेमिक हो गई, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल गई, पैंडेमिक हो गई। तो बस यही है, मतलब जो इमरजेंसी, जैसे बहुत तेजी के साथ फैल रही कोई डिसीज, जैसे एपिडेमिक डिजीज होती है, जैसे इबोला है, कोविड-19 है, तो इनके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है हमारा यूएनएफपीए। तो यूएनएफपीए जो होता है इसका जो फुल फॉर्म है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यूनिसेफ का याद करना है, ठीक है। तो इसने एक प्रोग्राम चलाया जैसे क्या है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स। तो ये क्या करता है भाई, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, रिड्यूसिंग क्या है, मैटरनल मॉर्टिलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन्स थ्रू एजुकेशन एंड एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को बताया जाए इसके लिए, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो मतलब डिजीजेज हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इनको कम किया जाए और लोगों को क्या जागरूक किया जाए लोगों, जिससे ये सारी डिजीजेस हैं लोगों में कम हो। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक हेल्थ लॉ। पब्लिक हेल्थ लॉ, सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून, ठीक है। तो इन इंडिया, तो सबसे पहले इंडिया में बात करते हैं। तो इंडिया में उसके बाद हम बात करेंगे क्या, इंटरनेशनल। तो इंडिया में क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या 2013 में आया। ये प्रोवाइड्स क्या, सब्सिडाइज फूड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। तो मतलब इसमें वही है, इसमें वही है, सब्सिडाइज फूड मतलब एक तरीके से कम पैसों में फूड लोगों को प्रोवाइड हो सके, और फूड सिक्योरिटी मतलब फूड बर्बाद ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हमने मरासमस और क्वास्कर डिजीज़ पहले पढ़ी जो माल न्यूट्रिशन की कमी से होती है, न्यूट्रिशन। तो इन सारी डिजीज़ को रोकने के लिए क्या एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2013 में। नेक्स्ट हमारा आता है द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जो 1897 में आया। तो अलाउज द गवर्नमेंट टू टेक इमरजेंसी क्या है, एक्शंस ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स के टाइम इमरजेंसीज। इसमें क्या है, जो इमरजेंसीज के टाइम कुछ लॉ लाए गए, जैसे एपिडेमिक कोई डिजीज़ बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके लिए लॉ लाया गया। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया। तो रेगुलेट्स द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो इसके थ्रू क्या रेगुलेट होता है, क्या ड्रग की सेफ्टी और क्वालिटी। एक चीज़ याद रखना, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक हेल्थ लॉ जो आगे बताएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स आए थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कॉटपा। कॉटपा 2003 में आया। तो ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल टोबैको एडवर्टाइजिंग सेल्स एंड कंजम्पशन टू रिड्यूस टोबैको रिलेटेड हेल्थ रिस्क। तो इसके थ्रू क्या किया गया, ये एक्ट आया टोबैको के लिए। टोबैको के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए। मैटरनल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया। तो इसमें वही है, इंश्योर राइट्स एंड
एसेस ऑफ मेंटल हेल्थ है, मैंने मैटरनल बोल दिया था, मेंटल हेल्थ के लिए आया 2017 में। तो इसमें भाई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड ये मतलब एक्ट था। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसके थ्रू क्या है, क्लेम किया जा सकता है। जैसे कोई डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ ठीक है किसी पर्सन की, लेकिन उसने डिसाइड कर दिया, उसने बता दिया कि गलत है, तो ये सारी मतलब पब्लिक लॉ की पब्लिक को क्या करना चाहिए उस टाइम पर, क्या कर सकती है अपने पक्ष में। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस खाली रीड कर लेना। ये जो लॉ है पब्लिक लॉ, बस आपको रीड कर लेना है, नाम बस पढ़ लेना। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन टोबैको कंट्रोल, तो ये टोबैको कंट्रोल के थ्रू था, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 में आया, तो मतलब पूरे वर्ल्ड की हेल्थ रेगुलेशन के लिए था। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा, तो ये मतलब पूरे मतलब हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए था। कुछ खास नहीं है, खाली नाम रीड कर लेना, पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, बस रीड कर लेना, क्योंकि ये सिलेबस में आपके दिया था तो बताना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मतलब बहुत सारे क्या है, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या है इंडिया के बहुत सारे ऐसे क्या हैं, कानून हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, या मतलब एक तरीके से हम बोले बहुत सारी सोसाइटी तो हम नहीं बोल सकते, बहुत सारी क्या है, एक तरीके से नाम नहीं आ रहा है क्या बोलूँ उसे, कंट्रोल के लिए मतलब प्रशासन बना हुआ है, एक प्रशासन है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं और वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हेल्थ के लिए। जैसे एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है द कंट्रोल द अथॉरिटी ओवरसीइंग हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो इसका रोल होता है, मतलब ये क्या होती है, सेंट्रल अथॉरिटी ओवरसीइंग। तो इसमें क्या है, भारत की स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली केंद्रीय क्या है, प्राधिकृति। तो एक तरीके से ये एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो देखती है क्या, हेल्थ पॉलिसीज को, लोगों की हेल्थ पॉलिसीज को देखती है, ठीक है। मतलब सब काम हेल्थ के ठीक ठाक हो रहे हैं, लोग ठीक से वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम जो हॉस्पिटल्स हैं वो ठीक से चल रहे हैं, और जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इंडिया में चलाए गए हैं वो मतलब रेगुलरली चल रहे हैं। इसके डिविजन्स क्या है, इंक्लूड्स डिवीजन लाइक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, बस ये याद करना है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका रोल क्या है, इसका डिवीजन याद नहीं करना है, ना ही पढ़ना है, वो नोट्स में बुक से ऐड हो गया है, कोई इतना उसमें इशू नहीं है। तो ये मतलब हम क्या करेंगे, इसके जो डिवीजन वगैरह है वो हम हटा देंगे, ठीक है। डिवीजन अगर याद कर पाओ, मतलब पढ़ पाओ तो पढ़ लेना। इसके मतलब डिवीजन होते हैं, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक होता है, वो इसी के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च आता है, वो इसी में आता है। नेशनल हेल्थ मिशन आता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है स्टेट एंड लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स। तो स्टेट लेवल, ईच स्टेट हैड इज ओन हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रल हेल्थ पॉलिसीज एंड मैनेजिंग स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो क्या होता है, हर स्टेट में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है बना हुआ, जो सेंट्रल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो जो क्या देगी, इंस्ट्रक्शन देगी, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराकर जो स्टेट होता है वो क्या करता है, फॉलो कराता है सेंट्रल की जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ये क्या होता है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट्स होता है इनका ओन, जो इम्प्लीमेंट करता है सेंट्रल हेल्थ पॉलिसीज, जो सेंट्रल की हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, केंद्र सरकार की जो हेल्थ पॉलिसीज होती हैं उनको अप्लाई करता है, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकल लेवल पे होते हैं, तो क्या होते हैं, ये कंट्रोल करता है, जो स्टेट लेवल होता है वो कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल को, और डिस्ट्रिक्ट होता है वो कंट्रोल करता है जो लोकल लेवल को, जो PSC होती हैं, CSC होती हैं, इनको जो PSCs होती हैं, जैसे क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर CSCs होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम है प्रोवाइड हेल्थ एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर ऑल सिटीजन, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड अनरिजर्व्ड एरियाज।
तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊपर इसका एम क्या था, जो गांव है और जो शहर है जहाँ पर जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको अच्छी हेल्थ केयर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाए। और इसके कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए जैसे रूरल हेल्थ मिशन एंड अर्बन हेल्थ मिशन टू एड्रेस हेल्थ इन डिफरेंट पॉपुलेशन। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में क्या आता है, इम्यूनाइजेशन और डिजीज कंट्रोल और सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स कुछ चलाए गए जिसमें क्या किया, इम्यूनाइजेशन किया गया। जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए गए जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, मास लेवल पर क्या किया, इम्यूनाइजेशन किया। डिजीज कंट्रोल, बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे टीबी है, मलेरिया, एड्स है, कोविड है। सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो प्रोग्राम था वो चलाया गया। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। आईसीएमआर ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में फैला हुआ है और ये कंट्रोल करता है रिसर्च एंड पॉलिसी डेवलपमेंट इन हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या अच्छी रिसर्च हो सकती है, क्या अच्छी अच्छी पॉलिसीज हो सकती है, उनको कंट्रोल करता है ये। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इंश्योर करता है फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन को। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या करता है, जो मेडिकल ड्रग्स होती हैं और जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं और छोटी छोटी डिवाइसेस होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो एक्सरे मशीन्स है, इन सारी जो मशीन्स आ रही हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स में, उन मशीन्स को मतलब कैसे रेगुलेट करना है या उन मशीन्स को कैसे कंट्रोल, मतलब उन मशीन्स जो हॉस्पिटल्स में चल रही हैं वो कभी ख़राब हो रही हैं या ठीक हो रही हैं, कहाँ पहुँचाना है कहाँ नहीं पहुँचाना है, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना इसका काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो प्राइमरी हेल्थ केयर्स होते हैं और सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर्स होते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर्स होते हैं, पीएससीज होती हैं, सीएससीज होती हैं। पीएससी क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। सीएससीज होती है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। और सब सेंटर्स होते हैं कुछ, इनसे भी छोटे लेवल पर होते हैं। सर्व एज फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर, तो फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, सबसे पहले पेशेंट यही पहुंचता है। जो रूरल एरिया का पेशेंट्स होता है, गरीब पेशेंट्स होता है, वो सबसे पहले यही पहुंचेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो हर ब्लॉक में होता है वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, वहाँ पहुँचेगा। और सीएससीज होती हैं, ऐसे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पहुँचता है। और पर्टिकुलरली रूरल जो गरीब एरिया का होता है। सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं एंड मेडिकल्स कॉलेजेस होते हैं, प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज एंड एडवांस ट्रीटमेंट। तो क्या होता है, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी केयर यूनिट्स होती हैं, जैसे इनमें क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होता है और जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है उनको कंट्रोल करना और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना उन हर जगह की, जिससे क्या हो, हम जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या है, कंट्रोल कर पाए। हेल्थ वर्क फोर्सेस, तो इसमें क्या आता है, हेल्थ वर्क फोर्सेस में क्या आता है, डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेस आती हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, सपोर्टिव स्टाफ आता है, ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स विद फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं और जितना भी स्टाफ होता है उनकी जो मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ डॉक्टर ही इंपॉर्टेंट है, हर वो पर्सन जो हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा हुआ, एक टेक्नीशियन जो होता है और एक फार्मासिस्ट होता है, इनका भी इक्वल इंपॉर्टेंस है जितना इंपॉर्टेंस डॉक्टर का है। ये बात याद रखने की चीज़ है। अगर कोई भी डॉक्टर्स आपसे कहे कि हम सुपीरियर है, तो ऐसा नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। डॉक्टर्स बिना फार्मासिस्ट के या बिना टेक्नीशियन के कुछ नहीं कर सकता है, बिना पैथोलॉजिस्ट के कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस है सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की। अगर जो सफाई करने वाला भी हॉस्पिटल्स में होता है उसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर वो साफ सफाई नहीं करेगा तो डॉक्टर्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, सबको मैनेज करना और सब बढ़िया करना, ये भी मतलब हेल्थ वर्कफोर्सेस के अंतर्गत आता है। हेल्थ फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, तो इसमें वही आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, इसके थ्रू क्या होती है, गवर्नमेंट फंड्स देती है, छूट देती है इलाज के लिए लोगों को। तो वीडियो तो ख़त्म हो गई हमारी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, मोस्टली चीज़ें याद करनी है। जितना याद कराने लायक थे या समझाने लायक था वहाँ पर समझाने पे फोकस किया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बताई भी है। ठीक है, और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इसके बारे में आप याद रखना, क्योंकि ये याद करने वाला पोर्शंस है। ठीक है, और
आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फार्मा पर ही फोकस करें, अपना जो फार्मेसी का सब्जेक्ट है उस पर ही फोकस करें। इक्वल इंपॉर्टेंस है सारे सब्जेक्ट की। मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ, इक्वली सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।